हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग टर्म्स पढ़ रहे थे कुछ। हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, उसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ा। तो उसी में नेक्स्ट तुम्हारा जो टर्म आता है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। मतलब अब इस केस में किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। तो अब इस केस में क्योंकि एक्साइटेड स्टेट कई सारे हैं इसलिए N2 तो फिक्स नहीं है, N2 इज वेरिएबल। लेकिन रिमूव कर दिया मतलब उसको फाइनली कहां पे ले गए? इनफाइनाइट पे। तो फाइनली हमारे फिक्स है कि फाइनल हमें हमेशा कहां पे ले जाओगे? इन्फिनिटी पे। तो अगर मान लो इससे मैं तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव करूं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी का तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा? इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसमें अगर मुझे बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालना है। तो इस केस में N2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा? 2। और N1 क्या होगा? N1 तो हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी। मतलब क्या आएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अगर मान लो मुझे बोला गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो मैं क्या बोलूंगा? N2 इज इक्वल्स टू 3 टू N1 इज इक्वल्स टू क्या? इन्फिनिटी, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। मतलब तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड फर्स्ट पार्ट सैंपल, सेकेंड पार्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल, थर्ड पार्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक बार करो भाई, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हें क्या गिवन है? बाइंडिंग एनर्जी मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और कौन से एक्साइटेड स्टेट की? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ये तुम्हारा कितना गिवन है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है तो Z यहां से क्या आ जाए? सॉरी, Z यहां से कितना आ जाएगा? 2। और Z2 आ गया तो सैंपल कौन सा है? 2He+। क्लियर है? और 2He+ सैंपल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। मतलब 13.6 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा भाई? इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 फिक्स था कितना? 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू 4 इंटू कितना आएगा तुम्हारा? 8/9। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे डिफरेंट टर्म्स थे, आयनाइजेशन एनर्जी, तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी, तुम्हारा एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम्हारा एनर्जी वैल्यूज ना गिवन हो के क्या गिवन होती है? पोटेंशियल वैल्यूज। जैसे गिवन होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 54.4 वोल्ट्स, बाइंडिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स। तो अगर पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है तो डायरेक्टली तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? जैसे अगर मान लो किसी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 54.4 वोल्ट्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। पोटेंशियल गिवन है, तुरंत इसको उतना ही मैग्नीट्यूड लेके आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। क्यों? देखो, E इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, आगे चल के फॉर्मूला पढ़ोगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या होगा? बराबर E मॉड अगर लोगे इसका 1.6 इंटू 10⁻19, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं? अगर पोटेंशियल मैंने वोल्ट्स में रखा, जैसे 2 वोल्ट रखा, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मान लो कहीं तुम्हें पोटेंशियल में डाटा गिवन है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तुम्हें क्या करना है? सिमिलर डाटा का मैग्नीट्यूड तुम्हें उसकी एनर्जी में रख देना है। बस यूनिट ध्यान रखना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
जैसे अगर मान लो बाइंडिंग पोटेंशियल 30 वोल्ट है तो उसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर तुम्हें गिवन है मान लो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 40 वोल्ट्स, इसका मतलब क्या है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आया समझ में? अगर पोटेंशियल गिवन है तो हमें भी क्या करना है इलेक्ट्रॉन के लिए कि सेम मैग्नीट्यूड की एनर्जी निकालोगे, बस यूनिट क्या ध्यान रखना उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है इफ बाइंडिंग पोटेंशियल ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज 13.6 वोल्ट्स, फाइंड द सैंपल। ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्टेट इज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल। ये ध्यान रखना क्योंकि हम लोग सिर्फ बोर्ड थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, बाइंडिंग एनर्जी बाकियों की भी आएगी लेकिन अभी सिर्फ हम लोग इसके लिए कर रहे हैं बोर्ड थ्योरी के लिए। ठीक है, जो भी चीजें निकाली सिर्फ बोर्ड थ्योरी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो तुम्हें क्या गिवन है, बाइंडिंग पोटेंशियल 13.6 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बाइंडिंग एनर्जी अगर तुम्हारी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 स्क्वायर, मतलब जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। तो सैंपल कौन सा होगा, 3Li। क्लियर है? तो कहीं भी पोटेंशियल का डाटा है तो डायरेक्टली तुम्हें किस में कन्वर्ट कर लेना है, एनर्जी में। यूनिट क्या रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब तुम्हारा ये बोर्ड्स थ्योरी थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आगे हम लोग फिर आगे इसके और प्रॉपर्टीज हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का थोड़ा पार्ट है वो पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो तुम लोगों ने पढ़ा कि जैसे मान लो हम लोग हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आए तो तुम्हें क्या बोला, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, हमने बोला कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया तो जो डिफरेंस इन एनर्जी वो रिलीज हुआ, तो वो रिलीज किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बोर्ड थ्योरी से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए हमें तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरल टर्म में बात की जाए तो लाइट वेव्स की बात करेंगे, जो लाइट हम लोग के पास आती है, जैसे तुम्हें बल्ब से लाइट निकल के, सन से जो लाइट निकल के आ रही है, ये जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम में ही, दीज आर द वेव्स डेवलप्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। वो वेव्स जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डेवलप हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मान लो ये तुम्हारा एक्स है, तो तुमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, लेट मान लो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तुम्हारा रेड वाली, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। तो अगर ये एक्स के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर या तो वाई में या फिर जेड में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान रखो, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोपेगेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसमें प्रोपेगेट करेंगे, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये एक्स में कर रहा है तो ये तुम्हारा किस में करेगा, या तो वाई या जेड में। मैंने मान लिया, लेट मान लो ये वाई पे कर रहा है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कर रहा है, वाई पे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझने? ठीक है ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसमें प्रोपेगेट करेंगे, तुम्हारे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। सेकंड पॉइंट ध्यान दो, जो वेव बनेगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल प्रोपेगेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आया समझ में? तो अब ध्यान दो, इसमें मैंने ई को मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्स में दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को वाई में दे रखा है, तो बचा कौन सा, जेड। तो जो तुम्हारा वेव ऑब्टेन्ड होगी दैट विल बी इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तो पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसमें फर्दर कंटिन्यू करते हो।
लेट मान लो मैं वेव कंसिडर कर देता हूं, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, एक जैसे मैंने रैंडम वेव ले ली, ठीक है, इसके जो ये टॉप पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। हाईएस्ट जो पॉइंट्स हैं दैट आर नोन एज क्रेस्ट, और ये जो सबसे कम बॉटम वाले पॉइंट्स हैं दीज आर नोन एज ट्रफ्स, ठीक है। आया समझ में? अब इसी बेसिस पे हम लोग फर्स्ट जो डिफाइन करेंगे दैट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डिफाइंड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन मतलब मैं बोल सकता हूं ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये तुम्हारे होंगे। तो इनडायरेक्टली मैं एम्पलीट्यूड को कैसे बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, मॉड ऑफ डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तुम्हारा जो नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रस्ट एंड टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स या कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, मतलब ये दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है तो इनके बीच में कंसेक्यूटिव, ध्यान रखना अगल बगल वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अगर मान लो मैंने थर्ड बनाया तो ये वेवलेंथ नहीं होगी, दिस इज नॉट वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ये या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी टर्म्ड एज वेवलेंथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लैम्डा, यूनिट फिर से ऑफ डिस्टेंस, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? थर्ड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइंड होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ टाइम्स अ पॉइंट ऑस्किलेट्स पर सेकेंड, ठीक है। दोनों में से डिफाइन कर सकते हैं। तुमसे क्या बोला गया कि एक पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे पॉइंट ले लिया, तो ये वेव्स कंटिन्यूअसली बनती जाएंगे, एक आएगी फिर इसके बाद दूसरी आएगी फिर तीसरी आएगी फिर चौथी आएगी। तो इस पॉइंट से पर सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तुमसे क्या बोला? ये वेव्स ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग वेव है, ये कंटिन्यूस एक बनी फिर दूसरी बनी फिर तीसरी बनी एंड सो ऑन, ऐसे बनती जाएंगी। तो एक पॉइंट से कितनी वेव्स पर सेकेंड पास कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? आइदर एफ, स्मॉल एफ और म्यू, ठीक है, द सिंबल इज म्यू। यूनिट इज हर्ट्ज, ऐसा यूनिट इसकी क्या है? हर्ट्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब इसमें एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। आया समझ में? अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बोला जाए, इस फॉर्मूले को हम रखें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो v को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? c। तो c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ध्यान से? समझ में आया? अब इसमें एक चीज यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर तुम c 3 इंटू 10⁸ रख रहे हो, मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब ये ध्यान रखना इसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में होनी चाहिए और वेवलेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। क्लियर है? ये यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से एक फॉर्मूले में रखी जाती है, ठीक है। कई बार तुम गलती कर देते हो, लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम c3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख रहे हो, मतलब एसआई यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी भी एसआई हर्ट्ज और लेमडा भी एसआई, मतलब मीटर्स। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इफ इट्स वेवलेंथ इज फर्स्ट पार्ट 500 मीटर्स, सेकेंड पार्ट 500 नैनोमीटर्स। एक बार करो भाई, निकालो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, निकालो। तो तुमसे क्या बोला गया है? c is equals to f into lambda। अब फर्स्ट पार्ट 3 इंटू 10⁸ is equals to f, और lambda मेरा SI यूनिट्स में ही दे रखा है तो डायरेक्टली रख दोगे। तो f क्या आ जाएगा? 3/5 इंटू 10⁶ की यूनिट क्या आएगी? हर्ट्स। सेकेंड पार्ट में c is equals to f into lambda।
सी अगर तुम 3 इंटू 10⁸ रख रहे हो तो एफ इंटू लेमडा नैनोमीटर्स में दे रखा है, और नैनोमीटर्स में दे रखा है मतलब तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में। तो 500 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले साई में कन्वर्ट करोगे, फिर तुम्हारा एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/5। ये कितना आएगा तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁷, तो ये 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? यूनिट्स का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां यूनिट्स का ध्यान होना चाहिए। लास्ट एक तुम्हारा प्रॉपर्टी आता है, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर रिप्रेजेंट बाय म्यू बार, ठीक है? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। डेफिनेशन अभी बता देंगे, लेकिन ध्यान रखो दिस इज 1/λ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो अगर रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का तो यूनिट्स भी क्या आएंगे, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स एंड नैनोमीटर इनवर्स एंड सो ऑन, ठीक है? डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? पर यूनिट लेंथ, और वो लेंथ डिपेंड करेगा कि अगर तुम एसआई में रख रहे हो तो मीटर, तो 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ है, ठीक है? अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो सीजीएस सिस्टम तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स है, सॉरी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? निकालोगे कैसे, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे अगर तुमसे बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 500 हर्ट्ज, फाइंड फर्स्ट पार्ट लेमडा, सेकेंड पार्ट वेव नंबर, ठीक है? करो भाई। तो इनसे क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 10⁸, दिस इज इक्वल्स टू 500 इंटू लेमडा। तो लेमडा यहां से निकल के कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 6 मीटर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो लेमडा अगर ये आ गया तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/λ, मतलब 5/3 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर इनवर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? लास्ट इसमें जो तुम्हारा आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जो जितनी भी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका हम लोग जब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो मैं एक इसकी पिक में भेज दूंगा, ठीक है, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ वाइज तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है? तुम्हें इसमें ध्यान सिर्फ क्या रखना है, वो पॉइंट दो, वो पिक तुम्हें भूल जानी है, इसमें ध्यान है, उसमें मैं एग्जैक्टली किस वेवलेंथ में कौन सी वेव लाई करती है वो होगी, वो मैं पिक तुम्हें अभी इसके साथ ही लेक्चर के साथ एक पिक भेज दूंगा। तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि तुम्हारा वेवलेंथ वाइज कैसे अरेंज किए गए। तो उसमें सबसे पहले आता है गामा, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है अल्ट्रावायलेट रेस, फिर आता है विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड। सबसे पहले गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर तुम्हारा इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव्स, और सबसे लास्ट में क्या आता है, रेडियो वेव्स। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मतलब अगर लेमडा की बात की जाए तो सबसे कम गामा, फिर एक्सरे, फिर वेवलेंथ, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, और सबसे ज्यादा किसका आएगा, तुम्हारा रेडियो वेव्स का। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो तुम्हें क्या बताया था, C इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि F इज इक्वल्स टू C बाय लेमडा। अब C तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। C तो हर एक वेव का 3 इंटू 10 टू पावर 8 ही रहेगा। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो मैं साइमल्टेनियसली ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में बताऊं तो तुम्हारा ऑर्डर क्या आएगा, इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और लास्ट में रेडियो। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या आएगा इसका, जस्ट रिवर्स, मतलब
सबसे ज्यादा गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर लास्ट में क्या आएंगी, रेडियो वेव्स। ठीक है, ये बस तुम्हें ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब इसको ध्यान रखने के लिए देखो एक ट्रिक याद रखो, जी एक्स यू वी आई एम आर। ठीक है, मतलब इसको ध्यान रखो, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, आया समझ में? इसको तुम ध्यान रखने का तरीका क्या है कि गामा का जी, गाड़ी, एक्स रे का एक्स, यू वी का यू, वी फॉर विजिबल, इन इंफ्रारेड, माई फॉर माइक्रो, और रेंज मतलब रेडियो। ठीक है, आया समझ में? एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा एक चीज ध्यान रखो, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो हम लोग जनरली क्या मानते हैं, 400 नैनोमीटर टू लगभग 750 नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के यूज आएगा, तो ध्यान रखो विजिबल लाइट कौन कौन सी, विजिबल लाइट मतलब कौन सी, विबग्योर। विजिबल लाइट मतलब कौन सी, विबग्योर। वॉयलेट का लगभग 400 नैनोमीटर से, रेड का लगभग 750 नैनोमीटर। तो विजिबल लाइट इज बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स। ठीक है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की होगी। विजिबल लाइट का मतलब क्या है, विबग्योर। हाईएस्ट वेवलेंथ वाली कौन सी होती है, रेड, और लोएस्ट वेवलेंथ वाली कौन सी होती है, वॉयलेट। ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इसको फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।